गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो गाइज, एसएससी जेई की फिजिक्स का सीरीज चल रहा है मेरा, जिसमें एसएससी जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी ये कंटेंट करेंगे। और जेई में मेनली तीनों ब्रांच हम कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हमने कर लिया था जी का वैल्यू कहाँ पे अर्थ के किस लोकेशन पे जीरो होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, क्या मिनिमम होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लिफ्ट का कंडीशन। लिफ्ट के कंडीशन में हम इसको देखते हैं। ओके गाइज, तो हमारे लिफ्ट के लिए कंडीशन कह रहा है कि लिफ्ट के अंदर अगर आप लिफ्ट में रहते हो, ये देखिए लिफ्ट में, तो किस कंडीशन में हमारा वेट घटता बढ़ता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रहे आपको। मैं नॉर्मल हालांकि एक इसका फॉर्मूला होता है वेट का, वो होता है m/g + -a, लेकिन इस फॉर्मूले से ज़्यादा बेहतर है आप नॉर्मल समझ सकते हैं। जब लिफ्ट में ऊपर की ओर आप जाते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका भार ज़्यादा लगता है, जब नीचे की ओर आते हो तो भार कम लगता है, जब लिफ्ट पे रुके रहते हो तो वास्तविक भार होता है, ठीक है। और जब डोरी टूट जाए तो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे जी जो है ये ग्रेविटेशनल अर्थ का है एक्सेलरेशन, और ए जो है लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो ए पॉजिटिव होता है तो भार बढ़ जाता है, ठीक है। अगर लिफ्ट नीचे आता है तो ए नेगेटिव होता है तो भार घट जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई लिफ्ट की डोरी टूट जाए, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई लिफ्ट की डोरी टूट जाए और यहाँ पे कोई बंदा है यहाँ पे, है ना, और इसकी डोरी टूट जाए इस तरीके से, तो ऐसे कंडीशन में ये कैसा महसूस करता है, भारहीन। क्योंकि यहाँ पे m बराबर जो होता है, यहाँ पे W = m/g +-a, तो यहाँ a किसके बराबर हो जाता है, g के बराबर, तो वेट क्या हो जाता है, 0। क्योंकि यहाँ नीचे गिरता है तो माइनस लग जाता है, a g के बराबर होता है तो वेट 0 हो जाता है। तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ये भारहीन महसूस करता है। ये क्वेश्चन के बार आपसे पूछता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, एक बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था कि अगर कोई बंदे का लिफ्ट जो है, ये ए का एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाए, तब वो बस वस्तु कहाँ रहेगा, उस पर खड़ा बंदा कहाँ पे रहेगा। तो ध्यान रहे, जब ए का मान जी से बड़ा हो जाए तो ये बंदा इसके छत से जा टकराएगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ें ध्यान रखने की बात है। और एक चीज़ और आपसे कई बार पूछता है, अगर ए जी के बराबर हो जाए यानी लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो बंदा रहेगा अपने जगह पे या बीच में रहेगा या ऊपर सट जाएगा। तो जब भी ए जी के बराबर होगी, लिफ्ट टूट जाएगा, लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी, तो बंदा अपने उसी पोजीशन पे हमेशा रहेगा। चलिए, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आपको ऐसे भी पता रहता है। अब 3 इंपॉर्टेंट टर्म हमको देखना है यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर। एक होते हैं टेकअप वेलोसिटी, दूसरा होता है हमारे लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, और तीसरा होता है हमारे लिए स्केप वेलोसिटी। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं एक एक चीज़ को बारीकी से आपको अच्छे से बताऊं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले अर्थ को समझिए आप। ये अर्थ इक्वेटर है, ये मेरा पोल्स है, ये है ना, ये इक्वेटर है। हम बोलने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जितने भी हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन सब साउथ में है, इंडिया के साउथ में है ना, साउथ में है। तो यहाँ चूंकि जी का मान मिनिमम होता है इक्वेटर के पास, तो हमारा वेट भी कम होता है, तो हम आसानी से किसी रॉकेट को लॉन्च कर पाते हैं। अब देखिए टेक ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। जब किसी रॉकेट को एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, रॉकेट की जो गति होती है मिनिमम, वो गति जिस टाइम हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं वो कहलाता है टेक ऑफ वेलोसिटी। अब समझिए, उसके बाद दूसरा ये एटमॉस्फेयर का आवरण है। जब हमारा कोई रॉकेट मान लीजिए यहाँ पहुँच गया है, अब इस आवरण से इस आवरण एरिया में जब हमारा कोई रॉकेट लॉन्च पहुँचेगा, तो इनर स्पेस से आउटर स्पेस में जाने के लिए रॉकेट को उस टाइम की जो भी गति होती है उसको बोला जाता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का मतलब है पलायन कर जाना। अब वो लौट के कभी नीचे नहीं आ सकता है ना, इस रेंज में अगर चला गया तो लौट के कभी नीचे नहीं आएगा वो। और एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ के अक्रॉस ये मूव करेगा। जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ये इस ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये 3 स्पीड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, आपको पता होना चाहिए, स्केप वेलोसिटी के, जिसका मान पूछा जाता है। उसके बाद वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। उसके बाद होती है वेलोसिटी हमारा टेकअप वेलोसिटी की। अगर याद भी रखना है तो उसको वैल्यू को हम बताएंगे अभी। स्केप वेलोसिटी होना चाहिए आपको 11.2 किलोमीटर, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और टेकअप वेलोसिटी होता है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अभी हम सबको डिस्कस करते हैं। चलिए, टेकअप वेलोसिटी क्या कहता है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग
तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ वेलोसिटी, जिसका लिए ये वैल्यू होना चाहिए। चलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, हमने बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी है, जो ऑर्बिट में मूव करती है ना। जिस तरीके से अर्थ स्पिन करता है 24 घंटे में एक कंप्लीट साइकिल, वैसा ही ऑर्बिट में हमारा जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट 24 घंटा में एक कंप्लीट साइकिल लगाता है। यानी इसकी गति ज़्यादा होती है, इसकी कम, क्योंकि इसका देखिए सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसका सरकमफ्रेंस कम होता है ना, इसीलिए इसकी गति ज़्यादा होती है। अगर इसकी गति की बात की जाए तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो स्पीड होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अर्थ की स्पिन जो होती है 0.47 किलोमीटर पर सेकेंड। चूँकि इसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, इसका सरकमफ्रेंस कम है, इसीलिए 24 घंटे में ये टाइम एक साइकिल घूमता है, तो ये भी 24 घंटे में। इसीलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है। चलिए हम बात करते हैं, ये भी कई बार वेलोसिटी पूछ लेता है इसका G/R, ठीक है ना। अब जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके लिए बात कर रहा हूँ, अर्थ के क्रॉस जो ये कोई मूव कर रहा है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जब हम भेजते हैं और वो मूव करता है इस सैटेलाइट के चारों, ऑर्बिट के चारों ओर, तो उसकी गति क्या होती है, उसकी दूरी क्या होती है अर्थ से, उसकी दूरी कितनी होती है 35,800 किलोमीटर अप्रॉक्स, 35,800 किलोमीटर, जिसको कई बार आपको 36,000 किलोमीटर भी दिखाया जाता है। यानी इस पृथ्वी के सतह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट की दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर की होती है। एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितने घंटे लगाते हैं, आपके 24 घंटे लगाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी मैंने आपसे बताया, एस्केप वेलोसिटी की बात आपसे पहले डिस्कस करा अभी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि मान लीजिए अर्थ है, ये हमारा ऑर्बिटल है, और जब रॉकेट लॉन्च करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जी में रहता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में, उसके बाद जी खत्म हो जाता है, तो यहाँ वेट भी इसका खत्म, यानी इस रेंज से इनर आउट स्पेस से आउटर स्पेस में जाने के लिए, जहाँ से वो अब लौट के नहीं आ पाएगा, कभी गिर ही नहीं सकता नीचे की ओर, तो हमारा एस्केप वेलोसिटी, वहीं पर जो वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। इसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है एस्केप वेलोसिटी की, यानी बीच वाले की स्पीड सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑर्बिटल वाले की, उसके बाद टेक ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्रैश कोर्स है ये, और क्रैश कोर्स में मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा, और इसमें लगभग ध्यान रहे 500 से भी प्लस MCQ सिर्फ फिजिक्स के अंदर करेंगे, फिर केमिस्ट्री में भी 500 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम ये क्रैश कोर्स की तरह इसको हम देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अब देखिए ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ के क्रॉस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये अर्थ जियो स्टेशनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्टेशनरी, लेकिन ये भी मूव करता है, पृथ्वी मूव करता है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्टेशनरी। जैसे दो ट्रेन है लगातार आपस में जा रही है, ये लीनियर मोशन में होता है, हालांकि ये जा रही है तो चल तो दोनों रहा है, लेकिन एक के रिस्पेक्ट में अगर दोनों की स्पीड सेम है तो एक के रिस्पेक्ट में ये दोनों स्टेशनरी होता है। लेकिन चूंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसकी सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है, इसका सरकमफ्रेंस कम होता है, इसीलिए ये जो होती है इसकी गति ज़्यादा होती है, इसकी गति कम होती है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। इसीलिए ये जो होता है अर्थ इंडिया का, अगर ये इंडियन सैटेलाइट होगा तो ये इंडिया के रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी होगा, इंडिया के वेदर के बारे में हमेशा बताता रहेगा, इंडिया के डेजर्ट एरिया के बारे में बताता है। तो एरिया को पता करने के लिए हम, या जंगलों का पता करने के लिए कितना एरिया में है, तो हम इसी सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो 24 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया कौन है, आर्यभट्टा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो हम अर्थ से भेजते हैं और ये चक्कर लगाता है, इसका क्या काम है, देयर इज यूज टू वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। फाइंडिंग द एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड डेजर्ट को भी पता लगाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ओके, और किन चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोला जाता है। सिंक्रोनस मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, यूज प्लेस इन स्पेस रिसर्च के लिए भी आप सैटेलाइट का यूज करते हैं, जियो सिंक्रोनस। उसके बाद यूज्ड इन स्पेस एरिया ऑफ क्रॉप्स के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, जियोग्राफिकल मिनरल्स वेदर के बारे में पता करने के लिए, मेजर दी सी वेल्थ, सी की क्या वेल्थ है उसके बारे में पता करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का, है ना, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव करता है। इसकी गति क्या होती है जी, इसकी गति होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रहे सेकेंड, मिनट नहीं, सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, देखिए आप कैसे, इट इज द लेयर ऑफ एयर, आप कह सकते हो
एटमॉस्फेयर क्या है, ये अर्थ है और उसको सराउंडिंग किया हुआ अलग अलग एयर का जो लेयर होता है ना, वो सराउंडेड किया हुआ है इसको, तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, एटमॉस्फेयर, है ना। जिसमें 5 ज्योग्राफी में पढ़ते हो 5 अलग अलग लेयर होते हैं, किसी लेयर में प्लेन चलता है, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, है ना। और सबसे करेंगे तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ एयर, हवाओं का क्या है, परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से क्या करता है, घेरे रहता है, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर पृथ्वी के सतह से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक एग्जिस्ट करता है। और भी कई चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये अगर अर्थ है हमारा, उस अर्थ में जो हमने बोला कि पृथ्वी से लगभग 1000 की दूरी किलोमीटर की दूरी तक ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस पूरे एटमॉस्फेयर का जो भार है, ये पूरे एटमॉस्फेयर का जो भार है, जो अर्थ पे भार पड़ रहा है, ये भार जो पड़ रहा है उसका 90% मास जो है सिर्फ 16 किलोमीटर के रेंज पे होता है। इस अर्थ पे सिर्फ 16 किलोमीटर के रेंज में पूरे एटमॉस्फेयर का भार का 90% भार सिर्फ 16 किलोमीटर रेंज पे होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हम एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, तो ये देखिए, ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, उस पे क्या कर रखा है, ये सराउंडिंग, ये जो है ना सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है वो दबाव डालता है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा एटमॉस्फेयर हो गया एक तरीके से, उसमें काफ़ी पार्टिकल एंटर रहता है, मिक्स होते हैं, कॉन्टेन करता है एयर, लेकिन उस एयर का जो प्रेशर होता है हमारे पृथ्वी के सतह पर या हमारे बॉडी पे, उसी को भी बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए हम आगे डिस्कस भी करेंगे इसकी रिगार्डिंग। तो हम क्या क्या कहते हैं यहाँ पे, अब कुछ चीज़ें हैं, आपको कुछ एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, देखिए, द स्टडी ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज नॉन एज, वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम के पूर्वानुमान के जो स्टडी किया था उसको क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज नॉन एज मेट्रोलॉजी, हमने यूनिट 1 में भी कराया था। यानी किसी जो है अध्ययन, किसका अध्ययन जी, भार तथा मापक के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी, दोनों डिफरेंट समझिए। और मौसम के पूर्वानुमान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मेट्रियोलॉजी। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर ऐड करता है, एयर कंसिस्ट करता है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, मॉइस्चर जो ह्यूमिडिटी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना। हवाओं में जो मॉइस्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिडिटी। द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी का, है ना। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर में। तो आई होप कि बीपीएससी 64th बीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी एसएससी जेईई में तो फ्रीक्वेंट पूछे ही जाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। हाँ, ध्यान रहे, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो पानी की रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब पानी, है ना, तो हाइड्रोमीटर, और ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। आई होप कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा, ठीक है। आपको और भी कोई चीज़ें हैं तो जल्दी ही आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, बहुत सारे पीडीएफ भी अवेलेबल होगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे, ठीक है। आई होप नेक्स्ट वीक से आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सराउंडिंग को हमने जो डिस्कस करना है, ये देखिए, ये मेरा अर्थ का सरफेस है। अर्थ में मान लीजिए पहाड़ी इस तरीके से शेप है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है आइनोस्फेयर, और सबसे बाहरी होता है एक्सोस्फेयर। अगर बाहरी लेयर को देखोगे तो इसको हम बोलते हैं बाह्यमंडल, एक्सोस्फेयर होता है बाह्यमंडल। आइनोस्फेयर यानी मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो भी यूज करते हैं वो आइनोस्फेयर होते हैं। ध्यान रहे, हमारे सैटेलाइट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पोलर सैटेलाइट, एक होते हैं जियो सैटेलाइट। दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं, एक पोल के क्रॉस घूमता है, एक इक्वेटर के इर्द गिर्द घूमता है। प्रेशर मेंटेन होने के कारण, अभी आप समझिए यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे बॉडी पे होता है वो कितना होता है, 1 ATP होता है। तो ये अगर हम कोई बंदा स्पेस में चला जाए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1000 किलोमीटर के बाद तो है नहीं, तो उसको प्रेशर, तो वो इंसान क्या होता है, इतना उसके बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है, वो क्या करता है, बाहरी सराउंडिंग प्रेशर होता नहीं है। तो इसी कंडीशन में उसके नाक से ब्लड या उसकी नसें फट जाती है। इसीलिए कोई बंदा अगर स्पेस में जाता है तो उसको स्पेस सूट पहनने की ज़रूरत होती है। तो बाकी हम फुल कोर्स के अंदर करेंगे, यहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आई होप कि अगर मैं इन चीज़ों को कर लूँ तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे क्या, इसके रिगार्डिंग में बैरोमीटर करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेरोमीटर। तो हमने अभी एटमॉस्फेयर देखा कि एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर है, तो अब इस प्रेशर को, इस हवा के दाब के प्रेशर को किस तरीके से मापा जाएगा और कहाँ खाना ज़्यादा पकता है कम पकता है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, ये मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बिल्कुल क्रैश कोर्स है आपके लिए, है ना। क्रैश कोर्स के तरीके से करा रहा हूँ, फुल कोर्स नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। फुल कोर्स को बहुत अच्छे से करा जाएगा। ये क्रैश कोर्स की तरफ मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ और MCQ कर रहे हैं मैक्सिमम के ज़्यादा यहाँ पे, है ना। बेरोमीटर क्या है? बेरोमीटर जो होते हैं हमारे, बेरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं और मरकरी फिल कर देते हैं यहाँ पे। और जो प्रेशर ये मापता है, अगर ये हमारे सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में ये अगर 76 सेंटीमीटर हाइट को मेंटेन करता है ऑफ Hg, है ना, ये 76 सेंटीमीटर को हाइट को मेंटेन करता है, तो हम बोलते हैं 1 ATP हो गया। चलिए, इसके कई और यूनिट हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो प्रेशर को मापने के लिए बेरोमीटर का यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें और पता कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बोलता है इट इज यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज रिकॉर्डेड एट बेरोग्राफ। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज होता है, मान लीजिए अर्थ के सराउंडिंग पे अभी 1 ATP था, कुछ देर के बाद 2 ATP हो गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 1 ATP का। तो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बेरोग्राफ का उपयोग किया जाता है ना, यहाँ पे ध्यान रहे इस चीज़ का। और जो प्रेशर को, जो मान लीजिए कि अभी आपका प्रेशर है अर्थ के सरफेस पे 1 ATP या 2 ATP या 3 ATP मान लीजिए, तो उस टाइम एट इंस्टेंट जो भी ATP है उसको जो मापता है उसको बोलते हैं बेरोमीटर। चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का प्रेशर को किससे मापते हैं? बेरोमीटर से। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? सिग्मोमोनोमीटर। एयर प्रेशर टायर के जो मेजर किए जाते हैं वो किससे होते हैं? प्रेशर गेज से। द स्पीड ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय, एनीमोमीटर से। हवा की गति को किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर। ध्यान रहे, ये सारे PDF आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे मिल जाएंगे। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे ये 102 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ऐप पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बात कर दूँ, यहाँ एयर प्रेशर किससे? प्रेशर गेज से। आपसे बोलता है एनोमीटर, हमने पढ़ लिया। हाइट ऑफ फ्लाइट, किसी अर्थ के सरफेस से फ्लैट की दूरी को मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? एल्टीमीटर। हाइट मापने के लिए एल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इसका आविष्कार किसने किया था बेरोमीटर का? तो टोरिसिल्ली नामक एक साइंटिस्ट था। देखिए, टोरिसिल्ली जैसे याद रखिए, तो टोरिसिल्ली नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका आविष्कार किया। चलिए, बेरोमीटर के बारे में हम देखते हैं कुछ खास चीज़ें। बेरोमीटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ये हमने इसके अंदर क्या करते हैं? लिक्विड भर देते हैं और यहाँ पे एक ट्यूब रहता है हमारा, कांच के ग्लास, इसके अंदर मरकरी होता है और ये वैक्यूम रखा जाता है इसके अंदर। ये अब इस पर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। अगर ये अर्थ के सरफेस पे है तो इस पर दबाव तो पड़ेगा ना सराउंडिंग का। ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर इस इक्विपमेंट को मैं रख देता हूँ तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। इसके दबाव के कारण इस ट्यूब में ये जो मरकरी का हाइट है वो कितना सेंटीमीटर पे रहता है? 76 सेंटीमीटर पे, जिसको हम बोले 760 mm, ठीक है ना, इस पे रहता। अगर ये 66 सेंटीमीटर पे रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वायु का प्रेशर कितना है? 1 ATP। अगर अर्थ के सरफेस से यहाँ लेके चला जाऊँ इसी बेरोमीटर को 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर, तो उसका बेरोमीटर में जो होता है Hg का हाइट घटने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर, इसका एयर का जो प्रेशर होता है इस वाटर पे कम से कम होने लगता है। इसीलिए अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ जाओगे तो कम, और दूरी पे जाओगे तो कम होगा, है ना। और नीचे जाऊंगा, खाई में जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ने लगता है। तो अर्थ के सरफेस पे, ये इसको सरफेस माने तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ, ऊपर जाए तो कम और नीचे जाए तो ज़्यादा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये हाल होता है। तो चलिए और चीज़ें समझ लेते हैं। लिक्विड इज यूज्ड इन, इसमें लिक्विड का यूज़ किया जाता है। और मरकरी की डेंसिटी जो होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। ग्राम, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब समझिए आप, है ना। ये जो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ CUB छूट गया है, बी, है ना, तो क्यूब सेंटीमीटर, आपको ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा जाता है क्यों हम मरकरी को यूज़ करते हैं उसके अंदर? क्योंकि लो वेपर प्रेशर होता है। दूसरा, डज नॉट, ये ग्लास से चिपकता नहीं है। नेक्स्ट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो हम उसमें देख पाते हैं कि किस हाइट तक Hg हमारा है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना।
तो चलिए आगे हम और चीज़ें देखते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ खास चीज़ें हैं। बैरोमीटर के यूज़ क्या होते हैं, चलिए और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। बैरोमीटर का यूज़ देखिए, बैरोमीटर का जो यूजेज होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से, फाइंड द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। हाइट ऑफ प्लेस, देखिए सी लेवल से, समुद्र के लेवल से किस हाइट पे है, इसको हाइट को भी मापता है। बैरोमीटर का जो क्या करता है, हाइट भी मापता है। कैसे, अब समझिए, ये हमारा अर्थ है, इसमें पानी वाटर भी है। अगर मैं इस प्रेशर पे हूँ, यहाँ पे हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि 76 सेंटीमीटर पे Hg है। और जब इसकी बहुत दूर ऊपर चला जाऊँ तो हाइट जो है Hg का गिरने लगता है। Hg का गिरने लगेगा हाइट, तो उससे एक हम रिलेशन निकाल लेते हैं कि कितना दूरी बढ़ने पे कितना हाइट गिरा। तब अगले बार हम दूरी ना माप के हाइट पे चले जाएंगे। अगर उतना हाइट गिरने लगेगा इसका, यानी Hg का हाइट अगर कम होने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इतनी किलोमीटर की दूरी पे है। तो बैरोमीटर का उपयोग अनदर क्या है, हाइट को भी मापता है। चलिए और क्या क्या चीज़ है। अगर बैरोमीटर में, अब यहाँ इंडिकेटर के रूप में यूज करता है, कहता है अगर बैरोमीटर के जो अंदर Hg है उसका हाइट सडनली गिर जाए, एकाएक कहीं गिर जाए, तो हम साइक्लोन को इंडिकेट करते हैं। ये बताता है कि साइक्लोन आ चुका है, आ रहा है, ठीक है ना। और अगर बैरोमीटर में देखिए आगे चीज़ें क्या है यहाँ पे, अगर मरकरी की हाइट स्लोली फॉल्स करे, बैरोमीटर में मरकरी का हाइट क्या हो, धीरे धीरे गिरे, तो हम ये समझते हैं कि वर्षा का दिन आने वाला है। अगर आपको कहता है रेज करे स्लोली, बैरोमीटर में Hg का हाइट, मरकरी का हाइट धीरे धीरे बढ़े, तो हम नॉर्मल डे को इंडिकेट करते हैं। ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो तब भी नॉर्मल डे को इंडिकेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आ रहा है आपके सामने। 76 सेंटीमीटर जो होता है कितना, 1 ATP के बराबर होता है या 1 ATM के बराबर होता है, यही होता है 707 टॉर्क के बराबर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, यहाँ कोमा दे दीजिए। ये कितना होता है, 707 टॉर्क के बराबर। और इसको बराबर करना है तो वो बराबर होता है 1.03 क्रॉस 10⁵ पास्कल। इसका मतलब 1 ATP बराबर 760 टॉर्क, 1 ATP बराबर 1.03 गुना 10⁻7 पास्कल, और यही बराबर होता है 1.03 बार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, तो ये 1.3 कट जाएगा, और वो कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, 1 पास्कल बराबर 10⁵ पास्कल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो और कौन कौन से यूनिट होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बार, टोर, है ना, और पास्कल। यहाँ ऐसा आ गया डबल, है ना, ये नहीं है। उसके बाद एक बार इतने पास्कल के बराबर होता है, ऐसा यूनिट किस में होते हैं, पास्कल में, और कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर के बराबर। ओके, नाउ अनदर टर्म इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, और किसी टब में हमने इसको रख रखा है, इस पे ऊपर से ढक्कन दे रखा है ना। अभी देखिए अगर यहाँ पे इसको बॉयल ना किया गया हो, यानी इस पर हीट ना दिया गया हो, तो ये कोई वेपर रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे इसको हीट दिया गया हो तो ये वेपर रिलीज करेगा। अगर ये वेपर रिलीज कर रहा होगा और ऊपर से ढक्कन होगा, तो इसी के वेपर से जो प्रेशर इसके लिक्विड पे बनता है उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। क्लियर। तो हम इसको कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्ट बाय द ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। खुद के लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर बनाता है अपने लिक्विड पे, वही वेपर प्रेशर कहलाता है। हम बॉइलिंग पॉइंट को चलेंगे करने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, ध्यान दे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो अपन को लगता है कोई पॉइंट है, नहीं जी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग, इट इज ए टेम्परेचर। वह टेम्परेचर जहाँ पे कोई वाटर बॉयल हो जाता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी बॉयल होता है, और इसका जो मान लीजिए ये कोई टब में था, ये जो वेपर प्रेशर, ये जो प्रेशर बनाता होगा, ये लिक्विड जो प्रेशर बनाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उतना ही प्रेशर बनाता है जितना हमारा सराउंडिंग का प्रेशर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लगभग ये 1 ATP का प्रेशर बनाता है, और ये भी 1 ATP का, तो इक्विवेलेंट हो जाता है उसके, तो हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे वह तापमान है। बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग मतलब टेम्परेचर, जहाँ पे पानी का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। खाना कहाँ पकता है मैं उसको भी डिस्कस कर दूँ। ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस रहा, ये पहाड़ियाँ हुई और खाई। चूँकि ये अगर हम फुल क्लास लेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए खाना यहाँ भी पकाया जा रहा है, कोई यहाँ भी पका रहा है खाना को,
और कोई यहाँ भी खाना पका रहा है। तीनों जगह में खाना कहाँ जल्दी पकेगा, तो गहराई में वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए खाना सबसे ज़्यादा यहाँ जल्दी पकता है, उसके बाद यहाँ और सबसे लेट यहाँ। तो पहाड़ों पे खाना लेट पकता है, अर्थ के सरफेस में उससे अर्थ के सरफेस पर इसकी तुलना में जल्दी पकता है, और गहराई खाई में और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों पे कम होता है, इसीलिए बोलते हैं पहाड़ पे चढ़ने में नाक से ब्लड पर आग गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ATP रहता है, यहाँ 1 ATP से कम प्रेशर रहता है मानव के शरीर पे। तो अंदर का प्रेशर 1 ATP रहने के कारण बाहर की ओर प्रेशर, उसका ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, बाहर की ओर ब्लड फेंकने लगता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछता है बॉइलिंग पॉइंट बताइए, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ध्यान रहे इस चीज़ का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अब उतना ही प्रेशर बनाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको, और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी वो टेम्परेचर ही तो बॉइलिंग पॉइंट है। तो यानी अब हो सकता है 102 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हो सकता है ना, 105 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ये हमेशा अर्थ के रेफरेंस के लिए। अगर गहराई में जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ प्रेशर कम है, उस वाटर के लिक्विड में प्रेशर कम होता है, तो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है। चूंकि शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स है, ठीक है ना। तो पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, कम होता है, खाई में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, अर्थ के सरफेस पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में एक बार पूछ लेता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे जाएं, 1 से 2 दिन के अंदर ऐप पे मिल जाएगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ अवेलेबल होगा। नहीं तो इंस्टा मोजा पे जा सकते हैं, अगर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो मैं आपको डाल दूंगा, आप इस पीडीएफ को ले लेंगे। इसके साथ मैंने जैसे बोला था, फिजिक्स के अंदर 500 प्लस फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें CGL, CHSL, BPSC, SSC JEE सब के क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो कहीं भी क्वेश्चन नहीं जा रहा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।